हाईजैकिंग द इनसाइड स्टोरी अब आपको दिखाते हैं और आपको समझाते हैं कि आखिर हो क्या गया महाराष्ट्र में। एकाएक हाथ में रुद्राक्ष की माला और शेर की दहाड़ वाली तस्वीर और आवाज तानाशाह वाली। सब कुछ राजनीति नहीं थी, सियासत और सरकारों को खारिज कर खुद को सरकार बनाने या मानने की ठसक थी। नाम था बाला साहेब ठाकरे, जिनके हिंदुत्व की आज पर तप कर परवान चढ़ी शिवसेना की सियासत आज अपने वजूद की जंग लड़ रही है। सवाल यह है कि ऐसा क्या हुआ जिसके आगे शिवसैनिक सिर झुकाता था, उसी मातोश्री को सीना तान कर चुनौती दे रहा है। ठाकरे परिवार की राजनीतिक विरासत पर आए सबसे बड़े संकट के इनसाइड स्टोरी क्या है? बाला साहेब ठाकरे के दौर से उद्धव ठाकरे तक बदलती शिवसेना का सटीक विश्लेषण करती ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट देखिए। माझ्या प्रत्येक शिवसैनिकाच्या हातामध्ये मला स्टेनगन द्यावीच लागेल। जिथून मिळेल तिथून मी घेईन, पण मात्र त्या शत्रूशी मुकाबला केल्याशिवाय स्वस्थ बसणार नाही। तमाम हिंदू बांधवांनो, भगिनींनो, मातांनो, जमलेल्या माझ्या तमाम हिंदू बांधवांनो, भगिनींनो, मातांनो, ही माझी एकट्याची नव्हे, मी शिवसेना प्रमुख जरूर, पण तुमची ताकद माझ्या बरोबर आहे म्हणून मी शिवसेना प्रमुख आहे। वडिलांनी मला जो एक मंत्र दिला आहे, तुझ्याकडे जर आत्मबल असेल, बालासाहेब एक रिमोट कंट्रोल आहेच। शिवसेना नसते तर या मुंबईमध्ये मागमुसे लागला नसता, मराठी माणूस कुठच्या कुठे फेकला गेला असता। मराठा राजनीति की रफ्तीली राह में बाजी हारते उद्धव ठाकरे उन्हीं बाला साहेब की सियासी विरासत के ध्वजवाहक हैं, जिन बाल ठाकरे के एक इशारे पर पूरी मुंबई ठहर जाती थी। प्रत्येक शिवसैनिकाच्या हातामध्ये मला स्टेनगन द्यावीच लागेल। जिथून मिळेल तिथून मी घेईन, पण मात्र त्या शत्रूशी मुकाबला केल्याशिवाय स्वस्थ बसणार नाही। ऐसा रसूख था, ऐसा रुआब था बाल केशव ठाकरे का। ये सिर्फ नाम नहीं था, मराठा गौरव की पहचान थी। लेकिन इत्तेफाक देखिए कि उन्हीं के बेटे चेहरे पर बेचारगी और मायूसी की परछाई समेटे उद्धव ठाकरे उसी शिवसेना के सर्वे सर्वा हैं, जिसे बाल ठाकरे ने हिंदू और मराठा गर्व और धर्म युद्ध की सेना बनाया था। हिंदू बांधवांनो, भगिनींनो, मातांनो, तुझ्याकडे जर आत्मविश्वास असेल, सेल्फ कॉन्फिडन्स, तर जगाच्या पाठीवर तू कुठेही जा, तुला मरण नाही। ही माझी एकट्याची नव्हे, मी शिवसेना प्रमुख जरूर, पण तुमची ताकद माझ्या बरोबर आहे म्हणून मी शिवसेना प्रमुख आहे। बालासाहेब एक रिमोट कंट्रोल आहेच, जाहीर आहे, पण जेवढ्या माझ्या रिमोट कंट्रोल बद्दल एक तुम्ही चोमड्यासारखी चौकशी करता, तेवढी हायकमांड बद्दल का करत नाही? मी मुंबईकर का नारा लगाकर मराठियों और मी हिंदू से हिंदू हृदय सम्राट की गद्दी पर आसीन होकर इस मराठा छत्रप ने देश की राजनीति की राह बदल दी थी। कहा जाता है कि मुंबई में पत्ता भी बाल ठाकरे की इजाजत के बिना हिलता नहीं था। ठाकरे की वही शिवसेना अब सत्ता के गलियारों में वजूद की लड़ाई लड़ रही है। सवाल यह है कि ऐसा क्या हुआ कि जिसने बाला साहेब ठाकरे की शिवसेना को दो फाड़ कर दिया? अपने ही वजीर से क्यों हारे उद्धव ठाकरे? क्या सत्ता के साथ साथ पार्टी भी हाथ से खिसक जाएगी उद्धव ठाकरे के? शिवसेना के दो फाड़ होने की स्क्रिप्ट किसने लिखी? आखिर क्यों उद्धव को शिंदे के आंसुओं पर भरोसा करना भारी पड़ गया? मुंबई से सूरत, सूरत से गुवाहाटी, पिछले 36 घंटे के दौरान महाराष्ट्र की सियासत देश के एक छोर से दूसरे छोर तक दौड़ती रही है। लेकिन एक बात तय हो चुकी है, महाराष्ट्र की सियासत में संकट अचानक नहीं आया। शिवसेना के खंड खंड होने की शुरुआत 5 दिन पहले ही हो चुकी थी। सवाल यह है कि 5 दिन पहले मातोश्री में क्या हुआ था? क्या उद्धव को एकनाथ शिंदे का प्लान पता था? अगर हां, तो फिर उद्धव ने वक्त पर एक्शन क्यों नहीं लिया? सूत्रों ने बताया कि एकनाथ शिंदे को लेकर एनसीपी और कांग्रेस के कान पहले ही खड़े हो चुके थे। दोनों पार्टियों ने उद्धव ठाकरे को इस बारे में अलर्ट भी कर दिया था। कांग्रेस और एनसीपी की आशंकाओं के बीच 4 दिन पहले उद्धव ठाकरे ने एकनाथ शिंदे को मिलने के लिए मातोश्री बुलाया था।
बातचीत हुई तो पोल खुलने पर एकनाथ शिंदे रोने लगे। एकनाथ शिंदे ने आंखों में आंसू लिए उद्धव ठाकरे को भरोसा दिया कि बगावत तो दूर, वो ठाकरे परिवार के लिए अपनी जान भी दे सकते हैं। एकनाथ शिंदे ने राजनीति की 12 खड़ी बाल ठाकरे से सीखी थी। दशकों तक मातोश्री के वफादार रहे थे, लिहाजा उद्धव ठाकरे ने विधान परिषद चुनाव का पूरा जिम्मा एकनाथ शिंदे को दे दिया। उद्धव ने शिंदे के हाथ में थाली सजाकर दे दी कि सारे विधायकों को इकट्ठा करो, वोटिंग करवाओ, और यहीं से पासा पलट गया। 20 जून को विधान परिषद चुनाव हुए। बीजेपी ने विधान परिषद की 10 में से 5 सीटें जीती। 12 शिवसेना विधायकों ने बीजेपी के पक्ष में क्रॉस वोटिंग की। वोटिंग के बाद एकनाथ शिंदे तबीयत खराब होने की बात कहते हुए सूरत के लिए निकल गए। बाकी विधायकों को कह दिया गया कि शहर के बाहर फार्म हाउस में लंच है। जब गाड़ी गुजरात के रास्ते आगे बढ़ी, तब विधायकों को एहसास हो गया कि महाराष्ट्र में सियासी भूचाल आने वाला है। राजनीति गुंजाइश का नाम है। एकनाथ शिंदे इसी मौके की तलाश में थे और इसकी पटकथा मुंबई और महाराष्ट्र से दूर देश के सबसे बड़े राज्य यूपी में लिखी जा रही थी। करीब हफ्ते भर पहले की इन तस्वीरों का महाराष्ट्र की राजनीति से भी गहरा ताल्लुक है। 15 जून को उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे अयोध्या पहुंचे थे। रामलला की आरती की, हनुमानगढ़ी में दर्शन किए। आदित्य ठाकरे करीब 6 घंटे अयोध्या में रहे, इस बात से बेखबर कि अयोध्या से करीब 150 किलोमीटर के फासले पर शिवसेना को 2 फाड़ करने की बिसात बिछाई जा रही थी। TV9 भारतवर्ष के पास एक्सक्लूसिव जानकारी है कि शिवसेना के बाकी विधायकों को पहले लखनऊ लाया जाना था। इसके लिए लखनऊ में 3 होटल में बुकिंग की गई थी। लखनऊ के 3 5 स्टार होटल में 22 से 27 जून तक की बुकिंग थी। बाद में बुकिंग कैंसिल कर दी गई और विधायकों को पहले सूरत, फिर चार्टर्ड प्लेन से गुवाहाटी पहुंचा दिया गया। शिवसेना के बागी विधायकों को गुवाहाटी के होटल रेडिसन ब्लू में रखा गया है। होटल के अंदर बाहर असम पुलिस का पहरा है, साथ ही CRPF भी लगा रखी है। महाराष्ट्र की राजनीति मुंबई से वाया सूरत गुवाहाटी पहुंच चुकी है। सियासत में अभी और मोड़ आएंगे क्योंकि महाराष्ट्र एक बार फिर से मौका परस्ती और महत्वाकांक्षाओं की सियासत में फंस गया। शिवसेना की राजनीति में इतना बड़ा भूचाल पिछले 1 दशक में कभी नहीं आया। शिवसेना एक बार फिर टूट चुकी है। उद्धव ठाकरे इतने लाचार हैं कि इस्तीफा देने तक को तैयार हैं। सुरतला जाऊन बोलण्यापेक्षा, आणखी कुठेतरी जाऊन बोलण्यापेक्षा सरळ समोर यायचं आणि सांगायचं की उद्धवजी, तुम्ही कारभार करायला नालायक आहात, हे कोविडच्या काळातले टॉप 5 वगैरे सोडून द्या, आम्हाला तुम्ही मुख्यमंत्रीपदी नको। ठीक आहे, चला मी उठतो। आणि आज सुद्धा मी तुम्हाला सांगतो, जर त्याच्यापैकी एकाही आमदाराने समोर येऊन मला सांगितलं किंवा जर त्यांनी स्टेटमेंट दिलं की उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री पदावरती नकोत, तर मी आत्ता मुख्यमंत्री पदाचा राजीनामा द्यायला तयार आहे। इस्तीफे की इस पेशकश के बावजूद सवाल बरकरार है। मसलन जिस शिवसेना को बाल ठाकरे ने मराठा राजनीति का सेंटर बनाया, उद्धव के दौर में वो क्यों बगावत की बानगी बन गई? शिवसेना के बिखरने की वजह क्या है? क्यों बार बार शिवसेना टूटती रही है? बाल ठाकरे के वफादार उद्धव से क्यों बेवफाई करने से जरा भी नहीं हिचके? जिस शिवसेना का महाराष्ट्र की राजनीति में डंका बजता था, उसे शिव सैनिकों ने ही क्यों सियासी ढोल बना दिया? इन सवालों के जवाब तकरीबन 3 साल पहले के दौर में मिलते हैं, जब हिंदुत्व के चेहरे से चमकने वाला ठाकरे परिवार संविधान के दायरे में बन गया। मी उद्धव बाळासाहेब ठाकरे 28 नवंबर 2019 की तारीख थी जब उद्धव ठाकरे ने हिंदुत्व और मराठी मानुष के नारे को बुलंद करने वाली शिवसेना को पूरी तरह बदल दिया। जिस कांग्रेस को बाल ठाकरे उम्र भर कोसते रहे,
उद्धव ठाकरे उसी कांग्रेस की बैसाखी के सहारे महाराष्ट्र की सत्ता पर काबिज हो चुके थे। जो शिवसेना बाल ठाकरे के समय में हिंदूवादी पार्टी के रूप में उभरी, वही शिवसेना अब सेकुलर हो गई। शपथ ग्रहण के बाद जब उद्धव ठाकरे से इसी को लेकर सवाल पूछा गया था तो वो नाराज हो गए थे। कॉमन मिनिमम प्रोग्राम में सेकुलर शब्द का जिक्र किया गया है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या शिवसेना सेकुलर हो गई है? सेकुलर का मतलब क्या है? वो मैं आपसे जानता। नहीं, मैं क्यों जानूं? आप पूछो ना मुझे। सेकुलर पहले बताओ, सेकुलर का मतलब क्या है? अरे भाई, वो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम है। सुनिए, चाहते हैं। अरे सुनिए, प्रियम्बल में जो कहा है उसमें सेकुलर है ना? संविधान में जो प्रियम्बल में देखिए ना, पढ़िए ना, प्रियम्बल में लिखा है। क्या है? लिखा है संविधान में जो कुछ है वो है। संविधान का जिक्र कर उद्धव ने भले ही सवालों को खामोश कर दिया हो, लेकिन तभी से शिवसेना में उबाल की शुरुआत हो चुकी थी। अंदर खाने ही शिवसेना में बगावत की बू आने लगी थी। वक्त बीतने के साथ 3 दलों की सरकार चला रहे उद्धव ठाकरे पर गठबंधन के साथी ही इल्मा लगाने लगे। पिछले साल जुलाई में महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष नाना पटोले ने एक विवादित बयान दिया था। उन्होंने बयान ये दिया था कि उद्धव ठाकरे के महाविकास आघाड़ी का रिमोट कंट्रोल जो है वो एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार के हाथ में है। जब मामले ने तूल पकड़ा तो पटोले ने पवार की तारीफों के पुल बांध दिए, लेकिन बात जुबान से निकल चुकी थी तो दूर तक गई। सवाल उठे कि सत्ता शिवसेना की जरूरत है या मजबूरी, क्योंकि बाल ठाकरे के रहते शिवसेना 3 बार महाराष्ट्र में सत्ता में रही, लेकिन ठाकरे परिवार का कोई भी सदस्य सत्ता में नहीं रहा। 1995 में बीजेपी शिवसेना के गठबंधन में बाल ठाकरे ने मनोहर जोशी को मुख्यमंत्री बनाया। 1999 में भी बीजेपी शिवसेना के गठबंधन में बाल ठाकरे ने नारायण राणे को सीएम बनाया। बाल ठाकरे हमेशा सत्ता से बाहर रहे, क्योंकि उनकी राजनीति का स्टाइल अलग था, लेकिन सत्ता के बाहर रहने के बावजूद वो पावर सेंटर बने रहे। सरकार का रिमोट कंट्रोल हमेशा उनके हाथों में ही रहा। शिवसेना राज में सरकार मातोश्री के इशारों पर चलती रही। बाल ठाकरे खुलकर कहते थे कि सरकार का रिमोट कंट्रोल उन्हीं के हाथ में रहेगा। बाळासाहेब एक रिमोट कंट्रोल आहेच, जाहीर आहे, पण जेवढ्या माझ्या रिमोट कंट्रोल बद्दल एक तुम्ही चोमड्यासारखी चौकशी करता, तेवढी हायकमांड बद्दल का करत नाही? रिमोट से सरकार चलाने वाले बाल ठाकरे परिवार के किसी भी सदस्य ने कभी चुनाव भी नहीं लड़ा था, लेकिन ठाकरे खानदान से आदित्य ठाकरे पहले ऐसे सदस्य थे जिन्होंने चुनाव लड़ा। साल 2012 में बाल ठाकरे के निधन के बाद शिवसेना की कमान उद्धव ठाकरे के हाथ में आ गई। उद्धव ठाकरे ने तभी से अपनी पार्टी को मेन स्ट्रीम में लाने की कोशिश की। सवाल ये कि क्या तभी से शिवसेना हिंदुत्व के मुद्दे से दूर होती गई? तुम्ही सांगा, रामा बाबतीत तुमच्या मनामध्ये जे काही एक भावना आहे, कृष्णाच्या बाबतीत तुमच्या मनामध्ये एक जो आदर आहे, प्रेम आहे, भावना आहे, ती भावना ह्या पद्धतीत जर उद्या कुठे छापली गेली तर तुम्ही ते सहन कराल का? हा आमच्या धर्माचा अपमान आहे। आता सहिष्णुवादी राहता येणार नाही, सहिष्णुपणा आमचा संपला, जळून तो खाक झालेला आहे। आता जर हिंदू धर्माच्या विरोधात कोण उभे राहील तर त्याला त्याचं जळून आम्ही भस्म केल्याशिवाय राहणार नाही। बाल ठाकरे को हिंदू हृदय सम्राट कहा जाता था। बाला साहेब खुलकर अपने हिंदुत्व को जाहिर भी करते थे। उद्धव को झटका देने वाले एकनाथ शिंदे बाला साहेब के दौर से ही शिवसेना में है, इसलिए बगावत के बाद ट्वीट किया कि हम सब बाला साहेब के पक्के शिव सैनिक हैं। बाला साहेब ने हमें हिंदुत्व सिखाया है। बाला साहेब के विचारों और धर्मवीर आनंद दीघे साहेब की शिक्षाओं के रास्ते पर चलते हुए सत्ता के लिए हमने कभी धोखा नहीं दिया और न कभी देंगे। सवाल यह है कि क्या उद्धव ठाकरे ने शिवसेना की नींव कहे जाने वाले हिंदुत्व के मुद्दे को साइडलाइन कर दिया? महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी सरकार बनने के बाद ऐसे कई मौके आए जब हिंदुत्व के सवाल पर शिव सैनिकों को असहज होना पड़ा। चंद उदाहरण देखिए। 16 अप्रैल 2020 16 अप्रैल 2020 को मुंबई से सटे पालघर में 2 साधुओं और उनके ड्राइवर की पीट कर हत्या कर दी गई। साधु नासिक में स्थित गुरु की अंतिम यात्रा से लौटकर सूरत जा रहे थे। मामले में ठाकरे सरकार की काफी फजीहत हुई थी। कहा गया कि सरकार ने जानबूझकर मामले में तेजी दिखाई। जांच में लापरवाही के इल्जाम भी लगे। शिवसेना का हिंदुत्व तब भी विवादों में था
जब लाउडस्पीकर का विरोध करने वाले और पूरे भारत के मंदिरों में लाउडस्पीकर देने की घोषणा करने वाले भाजपा नेता मोहित कंबोज के खिलाफ उन्होंने कार्रवाई शुरू की। इतना ही नहीं, राणा दंपत्ति को भी हनुमान चालीसा पढ़ने के मामले में जेल की सलाखों के पीछे भेज दिया गया। उद्धव ठाकरे सरकार यही नहीं रुकी, हनुमान चालीसा के बहाने राणा दंपत्ति पर राजद्रोह का मुकदमा भी दर्ज करवा दिया। कहा गया कि इस घटना से भी हिंदुओं की भावनाएं आहत हुई। पिछले करीब 3 साल के दौरान उद्धव ठाकरे ने ऐसे कई फैसले लिए जो शिव सैनिकों को भी असहज करने वाले थे। लेकिन शिवसेना में बगावत की क्या सिर्फ इतनी सी ही वजह है? उद्धव ठाकरे की सत्ता हिलने की वजह इतनी ही नहीं है, इसमें मौका परस्ती, आपसी हितों के टकराव से लेकर कई तरह की तनातनी भी बताई जाती है। सरकार में गृह मंत्रालय और वित्त मंत्रालय एनसीपी के पास है। कहा जाता है कि दोनों मंत्रालयों में कांग्रेस शिवसेना के नेताओं को तवज्जो नहीं मिलती थी। शिवसेना के विधायक काफी नाराज थे। महाविकास आघाड़ी में शिंदे को शहरी विकास मंत्रालय दिया गया, लेकिन आदित्य ठाकरे के साथ कई मुद्दों पर विवाद रहा। बताया जा रहा है कि शिंदे अपने मंत्रालय में आदित्य ठाकरे के दखल से भी नाराज थे, इसलिए मौका मिलते ही शिवसेना से बगावत कर ली। बहरहाल सत्ता पर संकट आया है तो खुलासे होते रहेंगे, लेकिन एक बात काफी हद तक साफ है कि शिवसेना का कांग्रेस के साथ राजनीतिक समीकरण बनाने के बारे में सोचना ही वो पहला फैसला था जिसे शायद बाल ठाकरे अपने रहते कभी नहीं लेते। ये कुर्सी के बदले विचारधारा का खुला समझौता था। उग्र हिंदूवादी विचारधारा के लिए जानी जाने वाली शिवसेना ने सत्ता लोभ में बीजेपी से अपना करीब 30 वर्ष पुराना रिश्ता तोड़ दिया था। जाहिर है शिवसेना महाराष्ट्र में आज जिस तरह से अपने सियासी वजूद की लड़ाई लड़ रही है, उससे बाल ठाकरे की आत्मा को चोट जरूर लगी होगी।